कभी इतिहास के उस सबसे ताकतवर सीक्रेट ग्रुप के बारे में सुना है जिसे बनाया तो गया था एक सल्तनत को बचाने के लिए, लेकिन वही उसकी सबसे बड़ी मुसीबत बन गया। एक ऐसा ग्रुप जिसने सुल्तानों को अपनी उंगलियों पर नचाया, दिल्ली की सबसे काबिल रानी को मरवा दिया और सल्तनत के तख्त को अपनी जागीर समझ लिया। और क्या आप मानेंगे कि इस खतरनाक गैंग को खत्म करने वाला कोई और नहीं बल्कि उन्हीं में से एक था। आज हम इतिहास के पन्नों से निकालेंगे दिल्ली सल्तनत के उस सबसे ताकतवर और खूंखार गुट की कहानी जिसे दुनिया तुर्कान चहलगानी या दल चालीसा के नाम से जानती है। वेलकम टू द हिस्ट्री कासल, जहां इतिहास जीवंत होता है। आज हम जानेंगे कि ये कैसे बना, कैसे इसने पूरी सल्तनत को अपने घुटनों पर ला दिया और कैसे इसी ग्रुप के एक सदस्य गयासुद्दीन बलबन ने सत्ता के लिए अपने ही 40 साथियों का एक एक करके बेरहमी से सफाया कर दिया। ये कहानी है वफादारी, धोखे, सत्ता की भूख और उस भयानक अंत की जिसने दिल्ली सल्तनत का भविष्य हमेशा के लिए बदल दिया। इस कहानी को समझने के लिए चलिए वक्त में थोड़ा पीछे चलते हैं, उस दौर में जब दिल्ली सल्तनत बस अभी खड़ी हो रही थी। 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की नींव तो रख दी, लेकिन उनकी अचानक मौत ने सल्तनत को एक भंवर में फंसा दिया। तुर्क अमीर अपनी ताकत बढ़ा रहे थे और दिल्ली का तख्त कमजोर दिख रहा था। इसी उथल पुथल के बीच 1211 में तख्त पर एक ऐसा सुल्तान बैठा जो खुद कभी गुलाम हुआ करता था, शमसुद्दीन इल्तुतमिश। इल्तुतमिश एक दूर की सोचने वाले शासक थे। वो जानते थे कि अगर सल्तनत को बचाना है तो सुल्तान को कमजोर नहीं, सबसे ताकतवर बनना होगा। पर सवाल था कैसे। उनके सामने 3 पहाड़ जैसी चुनौतियां थीं। पहली, पुराने तुर्क अमीर जो खुद को सल्तनत का असली हकदार मानते थे और इल्तुतमिश के खिलाफ साजिशें रच रहे थे। दूसरी, मंगोलों जैसे बाहरी हमलावरों का खतरा जो कभी भी हिंदुस्तान में घुस सकते थे। और तीसरी, एक मजबूत सिस्टम बनाना जो सल्तनत को बिखरने से रोके। इल्तुतमिश को समझ आ गया था कि वो इन पुराने मौका परस्त अमीरों पर भरोसा नहीं कर सकते। उन्हें एक ऐसी टीम चाहिए थी जो सिर्फ और सिर्फ सुल्तान की वफादार हो, एक ऐसी ढाल जो हर अंदरूनी और बाहरी हमले से सुल्तान को बचाए। और यहीं से जन्म हुआ इतिहास के उस मशहूर और बदनाम ग्रुप का जिसे हम तुर्कान चहलगानी या दल चालीसा के नाम से जानते हैं। ये 40 सबसे काबिल, बहादुर और वफादार तुर्की गुलामों का एक स्पेशल ग्रुप था जिन्हें इल्तुतमिश ने खुद चुना था। ये सिर्फ गुलाम नहीं थे बल्कि सुल्तान के सबसे खास अधिकारी थे जिन्हें उन्होंने खुद ट्रेनिंग दी और सल्तनत के सबसे ऊंचे पदों पर बिठाया। आप सोचिए, ये सुल्तान की अपनी कैबिनेट, उनकी खुफिया एजेंसी और उनकी स्पेशल फोर्स, सब कुछ एक में ही था। मकसद साफ था, सुल्तान की ताकत को मजबूत करना और राजकाज में मदद करना। इल्तुतमिश ने इन 40 अमीरों को सल्तनत के सबसे जरूरी प्रांत सौंप दिए। इनके पास अपनी अपनी सेनाएं होती थीं और सुल्तान के एक हुक्म पर ये पूरी ताकत के साथ हाजिर हो जाते थे। इल्तुतमिश के दौर में इस सिस्टम ने कमाल का काम किया। चहलगानी ने न सिर्फ पुराने अमीरों को काबू में रखा बल्कि मंगोलों को रोकने और सल्तनत को फैलाने में भी बड़ी भूमिका निभाई। वो सुल्तान की आंखें और कान थे, उसकी तलवार और ढाल थे। जब तक इल्तुतमिश जिंदा रहे, चहलगानी पूरी तरह उनके काबू में रही और उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। साल 1236 सुल्तान इल्तुतमिश की मौत हो गई। सुल्तान के जाते ही चालीसा के 40 अमीरों की ख्वाहिशें जाग उठीं। जो कल तक सुल्तान के सेवक थे, अब खुद को सल्तनत का मालिक समझने लगे। वो किंग मेकर बन गए। इल्तुतमिश ने मरने से पहले एक बड़ा फैसला किया था। उन्होंने अपने बेटों की जगह अपनी काबिल बेटी रजिया को अपना वारिस चुना था। लेकिन चालीसा के तुर्क सरदारों को ये बात हजम नहीं हुई कि एक औरत उन पर हुकूमत करे। उनके मर्दवादी अहंकार और सत्ता की भूख ने उन्हें विद्रोही बना दिया। उन्होंने इल्तुतमिश की ख्वाहिश को रौंदते हुए उनके एक नालायक बेटे रुकनुद्दीन फिरोज शाह को गद्दी पर बिठा दिया। असली सत्ता चालीसा के हाथों में थी और सल्तनत में अफरा तफरी मच गई। लेकिन दिल्ली के लोग रजिया के साथ थे। रजिया ने लाल कपड़े पहनकर, जो इंसाफ मांगने का प्रतीक था, जामा मस्जिद के सामने सीधे जनता से अपील की। लोगों के समर्थन से रजिया सुल्तान दिल्ली के तख्त पर बैठी। वो हिंदुस्तान की पहली और आखिरी महिला सुल्तान बनी। चालीसा के सरदार अब रजिया को हटाने के लिए साजिशें करने लगे।
उनका गुस्सा तब और भड़क गया जब रजिया ने एक अफ्रीकी गुलाम जमालुद्दीन याकूत को शाही अस्तबल का प्रमुख बना दिया। तुर्क अमीरों ने इसे अपनी बेइज्जती समझा और रजिया याकूत के बीच अफेयर की अफवाह फैला दी। ये तो बस एक बहाना था, असली खेल तो सत्ता का था। भटिंडा के गवर्नर मलिक अल्तूनिया ने विद्रोह का झंडा उठा लिया। रजिया इस बगावत को दबाने निकली, लेकिन धोखे से उन्हें पकड़ लिया गया और याकूत को मार दिया गया। दिल्ली में चालीसा ने रजिया के भाई बहराम शाह को नया सुल्तान बना दिया। अब सल्तनत पूरी तरह उनके कब्जे में थी, लेकिन रजिया ने हार नहीं मानी। उन्होंने कैद में अपने दुश्मन अल्तूनिया से ही शादी कर ली और उसकी सेना के साथ दिल्ली पर फिर हमला बोल दिया। लेकिन वो हार गईं। भागते हुए हरियाणा के कैथल के पास कुछ डाकुओं ने उनकी हत्या कर दी। इस तरह दल चालीसा ने अपने रास्ते के सबसे बड़े कांटे को सिर्फ इसलिए हटा दिया क्योंकि वो उनकी कठपुतली बनने को तैयार नहीं थी। रजिया की मौत के बाद तो दल चालीसा का आतंक चरम पर पहुंच गया। उन्होंने अगले कुछ सालों में एक के बाद एक सुल्तान बदले। बहराम शाह को मारकर मसूद शाह को गद्दी पर बिठाया और जब उसने अपनी मनमानी करने की कोशिश की तो उसे भी हटाकर नसीरुद्दीन महमूद को सुल्तान बना दिया। ये सुल्तान बस नाम के थे, असली हुकूमत तो 40 तुर्क अमीरों का ये ग्रुप ही चला रहा था। सल्तनत में पूरी तरह अराजकता का माहौल था। जिस ग्रुप को सल्तनत को बचाने के लिए बनाया गया था, वही अब अपनी सत्ता की भूख में सल्तनत को दीमक की तरह खा रहा था। लेकिन वो एक बात भूल रहे थे, उन्हीं के बीच एक ऐसा शख्स था जो उनसे भी ज्यादा शातिर, चालाक और बेरहम था। वो चुपचाप अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। वो जानता था कि इस बीमारी का सिर्फ एक ही इलाज है, इसे जड़ से उखाड़ फेंकना, और उस शख्स का नाम था गयासुद्दीन बलबन। अगर आपको ये कहानी दिलचस्प लग रही है कि कैसे एक वफादार ग्रुप सल्तनत का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया, तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच रही है जहां इसी ग्रुप का एक सदस्य अपने ही साथियों के खून से दिल्ली के तख्त को रंगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एंट्री होती है इस कहानी के सबसे बड़े खिलाड़ी की, जो हीरो भी है और विलन भी। मजे की बात देखिए, बलबन कोई और नहीं बल्कि उसी बदनाम तुर्काने चहलगानी का एक बड़ा मेंबर था। बलबन की अपनी कहानी भी किसी फिल्म से कम नहीं थी। पैदा तो एक ऊंचे तुर्क खानदान में हुआ, लेकिन बचपन में मंगोल उसे पकड़कर ले गए और गुलाम बनाकर बेच दिया। बिकते बिकाते आखिरकार वो 1232 के आसपास दिल्ली पहुंचा, जहां सुल्तान इल्तुतमिश ने उसकी काबिलियत देखकर उसे खरीद लिया और अपने खास 40 गुलामों के दल यानी चहलगानी में शामिल कर लिया। बलबन बहुत होशियार और एम्बिशियस था। उसने अपनी काबिलियत से ग्रुप में तेजी से तरक्की की। इतिहासकारों के मुताबिक वो रजिया के खिलाफ हुई साजिश में भी शामिल था। उसने सत्ता का खेल बहुत करीब से देखा था और वो हमेशा जीतने वाले की तरफ रहता था। असली मोड़ तब आया जब 1246 में नसीरुद्दीन महमूद को सुल्तान बनाया गया। नसीरुद्दीन तो बस नाम का सुल्तान था, जो ज्यादातर वक्त पूजा पाठ में लगा रहता था। असली पावर उसके वजीर यानी प्रधानमंत्री के हाथ में थी, और वो प्रधानमंत्री था बलबन। 1249 में बलबन ने अपनी बेटी की शादी सुल्तान से कर दी, जिससे उसकी पकड़ और भी मजबूत हो गई। सुल्तान ने उसे उलुग खान का टाइटल दिया। अब बलबन ही दिल्ली सल्तनत का सबसे ताकतवर इंसान था। लेकिन चालीसा के दूसरे मेंबर, जो कभी बलबन के साथी थे, अब उसकी बढ़ती ताकत से जलने लगे। उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि उन्हीं में से एक उन पर हावी हो जाए। 1253 में उन्होंने सुल्तान को भड़काकर बलबन को उसके पद से हटवा दिया और दिल्ली से दूर हांसी भेज दिया। यह बलबन के लिए एक बड़ा सबक था। उसने पहली बार अपनों से मिले धोखे का मजा चखा था। उसने अपनी आंखों से देखा कि कैसे चालीसा किसी को भी आसमान से जमीन पर पटक सकती है। अपमान की आग में जलते हुए बलबन को समझ आ गया कि अगर सल्तनत पर राज करना है तो इस किंग मेकर फैक्ट्री, इस दल चालीसा को हमेशा के लिए खत्म करना होगा। वो जान गया था कि एक म्यान में 40 तलवारें नहीं रह सकती। लेकिन बलबन ने जल्दबाजी नहीं की। उसने सब्र से काम लिया और 1 साल के अंदर ही बाकी अमीरों को अपने पक्ष में करके इतना दबाव बनाया कि सुल्तान को उसे इज्जत के साथ दिल्ली वापस बुलाना पड़ा। यह बलबन की बहुत बड़ी जीत थी। इस घटना ने उसे और भी कठोर और बेरहम बना दिया। अब उसका एक ही मकसद था, पहले अपनी ताकत को बढ़ाना और फिर तख्त पर बैठकर एक एक करके अपने सभी पुराने साथियों को खत्म कर देना। अगले 20 साल तक उसने नायब बनकर हुकूमत की और चुपचाप अपना जाल बुनता रहा। और वो वक्त आया
1266 में जब सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद की बिना किसी वारिस के मौत हो गई। बलबन ने किसी और को मौका ही नहीं दिया और खुद गयासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली का सुल्तान बन गया। अब वो सुल्तान था और अब वक्त आ गया था उस प्लान को अंजाम देने का जिसे वो सालों से दिल में दबाए बैठा था। तुर्कान चहलगानी का पूरा सफाया। अब शुरू होने वाली थी इतिहास की सबसे क्रूर राजनीतिक सफाई, जिसे बलबन की लौह और रक्त की नीति के नाम से जाना जाता है। 1266 में जब बलबन तख्त पर बैठा तो वो सिर्फ सुल्तान नहीं, एक जल्लाद बन गया था। वो जानता था कि सुल्तान की गद्दी पर जो कांटे हैं वो उसी के पुराने 40 साथियों ने बोए हैं। उसने फैसला किया कि सुल्तान की इज्जत वापस लाने के लिए सबसे पहले उन लोगों को खत्म करना होगा जो सुल्तान को कठपुतली समझते थे। इसके लिए उसने जो पॉलिसी अपनाई उसे इतिहास लौह और रक्त की नीति कहता है। मतलब साफ था, दुश्मनों के लिए कोई रहम नहीं, विद्रोह के लिए सिर्फ तलवार। उसने धीरे धीरे एक एक करके अपने दुश्मनों को रास्ते से हटाया ताकि किसी को एक साथ आने का मौका ही न मिले। उसका पहला कदम था सुल्तान का खौफ पैदा करना। उसने अपने दरबार में हंसने मुस्कुराने पर पाबंदी लगा दी। ईरानी राजाओं की नकल करते हुए सिजदा यानी घुटनों के बल झुकना और पैबोस यानी सुल्तान के पैर चूमना जैसी रस्में शुरू की। मकसद साफ था, सबको ये समझाना कि सुल्तान कोई दोस्त नहीं बल्कि धरती पर खुदा की परछाई है। जब सुल्तान का डर कायम हो गया तो उसने अपना असली खेल शुरू किया, इंसाफ के नाम पर बेरहमी। बलबन ने एक तगड़ा जासूसी सिस्टम बनाया जो खासकर चालीसा के मेंबरों पर नजर रखता था। उसने ऐलान किया कि इंसाफ के मामले में वो किसी को नहीं बख्शेगा और उसने ये करके दिखाया। इसका सबसे भयानक उदाहरण था बदायूं का गवर्नर मलिक बकबक, जो चालीसा का एक ताकतवर सदस्य था। उसने नशे में अपने नौकर को पीट पीट कर मार डाला। जब ये बात बलबन तक पहुंची तो उसने मलिक बकबक को सरेआम कोड़ों से पिटवा कर मार डाला। इसी तरह अवध के गवर्नर हैबत खान ने जब एक आदमी की हत्या की तो बलबन ने उसे ऐसी सजा दी कि वो बेइज्जती के मारे जिंदगी भर घर से बाहर नहीं निकला और वहीं मर गया। इन घटनाओं ने चालीसा के सदस्यों में दहशत भर दी। जो सरदार ज्यादा ताकतवर थे, जिन्हें खुलेआम सजा देना मुश्किल था, बलबन ने उन्हें चुपके से रास्ते से हटा दिया। कई इतिहासकार मानते हैं कि उसने अपने कई विरोधियों को खाने में जहर देकर मरवा दिया। इसका सबसे बड़ा शिकार बना उसका अपना चचेरा भाई शेर खान। शेर खान चालीसा का एक बहुत काबिल मेंबर था और मंगोलों के खिलाफ एक मजबूत दीवार था। लेकिन बलबन को उसकी शोहरत से डर लगने लगा। उसे शक हुआ कि कहीं शेर खान खुद तख्त का दावेदार न बन जाए। कहा जाता है कि बलबन ने उसे दिल्ली बुलाकर खाने में जहर दे दिया। 1279 में जब बंगाल के गवर्नर तुगरिल खान ने बगावत की तो बलबन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो खुद एक बड़ी सेना लेकर बंगाल गया। तुगरिल खान डर कर भागा, लेकिन बलबन ने उसे पकड़कर उसका सर कटवा दिया। लेकिन बलबन यही नहीं रुका। उसने तुगरिल खान का साथ देने वाले सभी लोगों, उनके दोस्तों और रिश्तेदारों को पकड़कर बंगाल की राजधानी के मेन बाजार में सड़क के दोनों तरफ सूली पर लटका दिया। कहते हैं ये मंजर इतना खौफनाक था कि लोगों ने कई दिनों तक उस बाजार की तरफ देखा तक नहीं। इस तरह एक एक करके बलबन ने लगभग सभी ताकतवर चालीसा के सदस्यों को या तो मरवा दिया या बेइज्जती करके शक्तिहीन कर दिया। जो थोड़े बहुत बचे वो इतना डर गए कि उन्होंने कभी सुल्तान के खिलाफ सर उठाने की हिम्मत नहीं की। जिस तुर्कान चहलगानी को इल्तुतमिश ने सल्तनत की ढाल बनाया था, उसका अंत उसी के एक सदस्य के हाथों इतने भयानक तरीके से हुआ। बलबन ने उस संगठन को ही तबाह कर दिया जिसने उसे खुद बनाया था। दल चालीसा के खात्मे के साथ ही दिल्ली सल्तनत में एक दौर का अंत हो गया। वो दौर जिसमें तुर्क सरदार सुल्तानों की किस्मत लिखते थे, अब खत्म हो चुका था। बलबन ने सुल्तान के पद की खोई हुई ताकत और इज्जत को फिर से बहाल कर दिया था। अब सल्तनत में सिर्फ एक ही ताकत थी, सुल्तान की। बलबन ने एक मजबूत और तानाशाही हुकूमत की नींव रखी। उसने सेना को सीधे सुल्तान के प्रति वफादार बनाया और मंगोलों से बचने के लिए सीमाओं पर मजबूत किले बनवाए। उसकी लौह और रक्त की नीति ने विद्रोह और अराजकता को लगभग खत्म कर दिया था। इसमें कोई शक नहीं कि बलबन एक बेरहम शासक था, लेकिन उसकी नीतियों ने दिल्ली सल्तनत को वो स्थिरता दी जिसकी उस वक्त सख्त जरूरत थी। लेकिन इसकी इस कामयाबी की एक कीमत थी। चालीसा को खत्म करके उसने तुर्क अमीरों की ताकत तो तोड़ दी, पर साथ ही उसने उस तजुर्बेकार फौजी और प्रशासनिक क्लास को भी खत्म कर दिया जिसने सालों तक सल्तनत की सेवा की थी। अब सल्तनत पूरी तरह से अकेले सुल्तान की काबिलियत पर निर्भर थी। जब तक बलबन जैसा ताकतवर सुल्तान था, सब ठीक था, लेकिन उसके कमजोर वारिसों के वक्त सल्तनत को संभालने वाला कोई मजबूत ग्रुप नहीं बचा।
शायद यही वजह थी कि बलबन की मौत के कुछ ही सालों बाद गुलाम वंश खत्म हो गया और खिलजी क्रांति का रास्ता खुल गया। तो ये थी कहानी तुर्कान चहलगानी की, एक ऐसे ग्रुप की जो वफादारी के वादे के साथ शुरू हुआ लेकिन सत्ता की भूख ने उसे धोखेबाज बना दिया। ये कहानी दिखाती है कि बेहिसाब ताकत कैसे अच्छे अच्छे इरादों को भी बिगाड़ सकती है। दल चालीसा को बनाया गया था सल्तनत को बचाने के लिए, लेकिन वो खुद सल्तनत को डुबाने लगा। और फिर आया बलबन, उसी ग्रुप का एक हिस्सा जिसने बीमारी को ठीक करने के लिए पूरे अंग को ही काट कर फेंक दिया। अक्सर ये सवाल पूछा जाता है, क्या बलबन एक हीरो था जिसने सल्तनत को बचाया, या विलन जिसने सत्ता के लिए अपनों का ही खून बहाया? शायद वो दोनों था। ये कहानी इस बात का सबूत है कि सत्ता का खेल कितना पेचीदा और बेरहम हो सकता है। आपको बलबन की ये लौह और रक्त की नीति कैसी लगी? क्या उसका तरीका सही था? अपने विचार हमें नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप इतिहास की ऐसी ही और भी दिलचस्प कहानियों में दिलचस्पी रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में इतिहास के एक और फैसिनेटिंग पन्ने के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।